ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सब कुछ सही करा, मैंने एक गलती कर दी। जब ये बोलते हैं कि भैया आफ्टर डिस्काउंट है, तो मैं प्रॉफिट में से उसमें डिस्काउंट नहीं मांगना करता था, एक्स को सीधा मैं मल्टीप्लाई कर देता था, उससे परसेंटेज जो भी चाहिए होता था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या करा इन्होंने, इस क्वेश्चन में ये करा कि जो मेरे को प्रॉफिट था, इन्होंने उस पर परसेंटेज निकाल दी। मतलब मेरा प्रॉफिट है, मान लो सेल्स पे मेरा प्रॉफिट है 10%, तो मेरे पे एक्स का प्राइस तो पता नहीं है मेरे पे, तो मैं क्या करता था 40,000 इंटू एक्स इंटू 10%, 4,000 एक्स आ जाता था। बट इन्होंने क्या करा, अब डिस्काउंट ले लिया इन्होंने, 40,000 इंटू 20% का डिस्काउंट तो 80% करा, फिर 10% करा। एक्चुअली में ये सही है, अगर मैं देखूँ तो यही सही है, बट जो पहले करा वो गलत है। मैं ये फॉलो करूँ कि ये फॉलो करूँ, आई एम कन्फ्यूज। ओके 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 ओके। तो मेरे को यही फॉलो करना चाहिए, दिस इज करेक्ट आंसर, यही टेक्निक सही है, तो फॉलो दिस। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा ट्रिकी। यहाँ पे इन्होंने हमें दो सेल्स दे रखी है, एक 10,000 यूनिट पे, 14,000 यूनिट। बंदा नॉर्मली किस पे ऑपरेट कर रहा है, वो 10,000 पे ऑपरेट कर रहा है, और उसकी सेल्स रियलाइजेशन दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इन्होंने पूछा, एक ऑर्डर आया इसके पास, कह रहा है भैया 20% का ऑर्डर आया है जो ऑपरेट कर रहा है उस पर, और इसको प्रॉफिट चाहिए जो ये कमा रहा है ऑलरेडी, ठीक है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि भैया मैं कितना प्राइस चार्ज करूँ, कम से कम मैं कितना प्राइस चार्ज करूँ, ठीक है। तो आप पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, फिक्स कॉस्ट निकाल लो। अब यहाँ पे सेमी वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल निकालनी पड़ेगी, फिक्स निकालनी पड़ेगी। फिक्स तो दे ही रखी है, और वेरिएबल ओवरहेड तो दे ही रखे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे एक ही निकालना है, पहले तो वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट निकल गई, फिर सेमी वेरिएबल भी निकल जाएगी, 0.5 है। तो अब इसका पर यूनिट का प्रॉफिट कितना है, ये ध्यान रखना। जो सेल्स रियलाइजेशन है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से आपसे आ जाएगा, उसके बाद आएगा बचा हुआ प्राइम कॉस्ट। अगर हम देखें तो हमारा 5.5 वेरिएबल कॉस्ट आया था, प्रॉफिट इसका 4 आया था, 20 का मैं कितना परसेंट करूँ, 20% करूँ तो 4 आया। 16 की कॉस्ट आ रही है मेरी इंक्लूडिंग फिक्सेस करके, ठीक है। 16 की कॉस्ट आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया मैंने क्या, प्राइम वो सॉरी ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। तो मेरी 5 रुपये बचते हैं, 5 रुपये मतलब क्या कॉस्ट अलग से आ रही है, तो वो 5 प्राइम कॉस्ट, 5 प्लस 5.5 तो 10.5 हो गया। 2,000 का ऑर्डर दिया, 21,000 की कॉस्ट आ रही है, और मेरे को प्रॉफिट जी सारी कैलकुलेशन करके 16 डिवाइड 13.125 13.125 का यूनिट चार्ज करूँगा, तो जाके मैं 20% का प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था नॉर्मली ट्रिकी, ओके। तो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उससे पहले एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, CIF और FOB बेसिस है, ठीक है। आपको अपनी कॉस्ट कब लेनी है, कॉस्ट में क्या लोगे, CIF में क्या होता है, CIF में ये होता है कि भैया जैसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ तक की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी जब तक सेलर तक पहुँच नहीं आता। मतलब कि उस कंट्री तक, मैं इसको USA में एक्सपोर्ट करना है, तो USA के पोर्ट तक जब तक नहीं पहुँच जाता, जब तक सारी कॉस्ट जो आएगी वो मेरी आएगी। CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेश, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो इंश्योरेंस कब करवाओगे, जब आप मरीन से जाओगे, एरोप्लेन से जाओगे, तो वहाँ से कॉस्ट करवानी पड़ती है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। और फिर बाकी फैक्ट्री कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ तक जाने की, और बाकी चीज़ें की कॉस्ट ये CIF में आ गई। और FOB में सिर्फ आप यहाँ पोर्ट तक छोड़ दोगे, बाकी उसकी अपना देखे बायर। मतलब क्या करूँगा मैंने एक्सपोर्ट करना है, मैं पोर्ट तक जाऊंगा, मेरी कॉस्ट आ गई मैन्युफैक्चरर की, ट्रांसपोर्टेशन की, फिर पोर्ट में ले गया, वहाँ पे कस्टम ड्यूटी दी, वहाँ पे एक्सपो और क्या कराया, लोडिंग करवाया, बाकी लोडिंग करवाया। बस वहाँ पे जब वो निकल गया तो मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाकी देखे बायर। तो ये CIF और FOB बेसिस होता है, और इसको लैंडेड कॉस्ट भी कहते हैं। किसको, CIF
प्लस कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट की। मैं अगर मैंने इंपोर्ट करा तो लैंडेड कॉस्ट क्या होगी, CIF जो मेरे को बीयर करनी है। CIF कॉस्ट तो मेरे को बीयर ही करनी पड़ेगी और मेरे से ही चार्ज करेगा, मतलब कि इसमें इंश्योरेंस तक है और प्लस मेरे को जो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी वो अलग। ठीक है, ये लैंडेड कॉस्ट है प्लस कस्टम ड्यूटी। अब क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्या है। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन मस्त गजब लाजवाब, कहाँ गया, हाँ ये रहा। परफेक्ट, परफेक्ट चीज़ है, परफेक्ट। अब ध्यान रखना ये क्वेश्चन में क्या है। नॉर्मली मैं समरी बता देता हूँ। इसने कुछ आइटम इंपोर्ट करा है कंप्यूटर बनाने के लिए किसी बंदे से, जो कंप्यूटर में यूज़ होगा वही आइटम, जो आइटम इसने भेजा है, बोला भैया मेरे को रॉयल्टी चाहिए, ये कंडीशन लगा दी और सारी आइटम। बस इसमें कन्फ्यूज़न इसलिए करी हुई है क्योंकि भैया ये आइटम इसका हर चीज़ पर डिपेंड हो गया है, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। ठीक है, तो मैं क्लियरली बताता हूँ क्या है। सॉल्व भी मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है ईजिली, ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ, नहीं मैं सीधा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले ये आप क्या निकालो, कॉस्ट निकालो जो आपकी FOB और CIF बेसिस पे आई है। ठीक है, FOB भी कॉस्ट निकालोगे कैसे, $500 का एक प्राइस का है FOB का प्राइस और एक्सचेंज रेट है 47.59 और ये बोल रहा है कि भैया जो करोगे उसे राउंड ऑफ कर दो इन नेक्स्ट रुपीज़ में। फिर ध्यान रखना, अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो आप, पहले इसी को मल्टीप्लाई कर लो। 510 इंटू 47.059 आ गया 24,000, 24,000.09 आ रहा है। मैंने एक राउंड ऑफ तो नहीं करा, मैं अंदर लोअर राउंड ऑफ करा, 24,000 का आ गया मेरा एक यूनिट रुपीज़ में। ठीक है, फिर अब इस पर इंश्योरेंस, अब ये चीज़ ध्यान रखना 24,000 का है तो इसने बोला है मैं कितने पे दूंगा, FOB पे, तो FOB का 50% पे दूंगा, तो 24,000 मेरा आया तो 50% ये आ गया। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, एक बार गलती हुई थी। ठीक है, अब मैं 50% कर दिया, प्लस 500 रुपये मेरा क्या है, फ्रेट है, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अब मैं CIF पे आ गया। अब कि मेरे को उस पर कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है, CIF पे लगती है। अब CIF की कस्टम ड्यूटी कितनी है, 150 है, 150% है। बट उन्होंने बोला कि हम कंसेशन दे देंगे, तो मैंने कहा दो भैया कंसेशन, तो उन्होंने बोला कि हम 30% लगाएंगे। ठीक है, लगा दिया। अब मेरी कॉस्ट आ गई 16,250। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आ गई मटेरियल जो मैंने वहाँ से इंपोर्ट करा है। अब फिर आप जो गिवन आइटम मैं उसका ले लेता हूँ पहले। कॉस्ट ऑफ असेंबली का 2,000 है और मेरे को रॉयल्टी नहीं दे, ये इन्होंने बोला है कि भैया आपको ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन के लिए मैं तुमसे 3 करोड़ चार्ज करूँगा, तो मेरे पास 3 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख प्रोडक्ट, तो 150 रुपये आएगा। मैं ये चलो ये भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब मेरे को चाहिए रॉयल्टी बची हुई है और यहाँ इंडिया की कॉस्ट जो आएगी एक ये चीज़ है और एक और कुछ है, रॉयल्टी, इंडिया की कॉस्ट। ठीक है, 5 ही आइटम है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले ली, सारी ले ली। ठीक है, अब हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखना ना, हाँ इसने किस में बोला, हाँ रॉयल्टी निकालने में सारी दिक्कत कहाँ थी, रॉयल्टी निकालने में। ठीक है, रॉयल्टी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, बोल रहे हैं भैया रॉयल्टी मेरे को चाहिए 10% सेलिंग प्राइस का 10% रॉयल्टी चाहिए। तो क्या करना, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस कंप्यूटर फिक्स सेल्स इन इंडिया। अब जो सेलिंग प्राइस आप निकालोगे उसमें से क्या कर देना, फिर मेरे को 10% देना, उसमें से रिड्यूस कर देना स्टैंडर्ड आइटम है, और दूसरा क्या रिड्यूस करना, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड किट्स फ्रॉम जेड। ठीक है, समझे, 2 चीज़ें माइनस करना फिर मेरे को देना 10%। ठीक है, तो रॉयल्टी के एक्स माइनस कर दोगे कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम माइनस क्या, इम्पोर्टेड कॉस्ट। तो इम्पोर्टेड कॉस्ट मेरी आई है 16,250। ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड आइटम के लिए इन्होंने बोला है जो आपने टोटल प्रोक्योर्ड करा है इंडिया में, इसका 48% स्टैंडर्ड आइटम है। और मैंने ये तो निकाला नहीं मैंने कितना इंडिया में करा है। ठीक है, चलो पहले ये भी निकालते हैं। ओके, हाँ अब कह रहा है कि जो आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकाली है
एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज टू बी ऑब्टेन्ड इन इंडिया विल बी क्या होगा 140% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय जेड। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, किसकी कॉस्ट, जो जेड की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय जेड, जो सप्लाई उसने करी है उसकी कॉस्ट, मतलब वो कितने पे बेच रहा है, वो बेच रहा है 20% पे, मेरे को 12,000 का दिया है उसने, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 120%, तो 10,000 की कॉस्ट आ गई मेरी, और 10,000 पे 140% करूँगा तो 14,000 आ जाएगी। अब जो 14,000 है उसका 48% स्टैंडर्ड आइटम है, 14,000 जो है उसका 48% स्टैंडर्ड आइटम है, तो 6720 आ गया। अब रॉयल्टी निकालने के लिए 6720 माइनस कर दूंगा और एक्स में से, और इसका 10% कर दूंगा, ठीक है, तो 16,250, तो एक्स माइनस 22970 इंटू में 10% ब्रैकेट लगा के, तब जाके मेरी रॉयल्टी आएगी। अब इंडिया में आइटम लिया है आपने, कितने का पड़ा, ये इंडिया वाला आइटम आपको पड़ा 12 का, है ना, जो आपने लिया है उसका 40%। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल सप्लाईज ऑब्टेन इन इंडिया, कॉस्ट ऑफ, हाँ 14,000 का है, मैं इंडिया में कितना है 14,000 का, चलो ये भी काम आ गया। अब रॉयल्टी आपको निकालनी है, तो 1 2 3, तो x माइनस 22970 का 10%, ये सारे माइनस करके x का 20% को प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे प्राइस निकाल लेना, ओके। तो ये करोगे तो आप ये आराम से सॉल्व कर लोगे, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी इसमें, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है बस, नथिंग एल्स, कुछ भी खास नहीं है, ओके। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ट्रिकी भी बहुत, ट्रिकी भी क्या है, ट्रिकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपका अच्छे से पढ़ते तो कर लेते। तूने वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल सही निकाली, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है भैया, एक दो डिपार्टमेंट है, इसमें डायरेक्ट मटेरियल इसमें लगता है, और ओवरहेड में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वेरिएबल ओवरहेड 80 पैसे पर रुपये हैं किसके, डायरेक्ट मटेरियल के, और डिपार्टमेंट बी में डायरेक्ट लेबर आर का लगता है, उसका 3 आर का 2 रुपये और 3 आर का 3 रुपये, इसके हिसाब से आप फिक्स्ड ओवरहेड निकाल लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है, इसने बोला है कि इसको 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उसने करी है उसका प्रॉफिट चाहिए, 25% चाहिए इसको जो उसने इन्वेस्टमेंट करी है। अब इन्वेस्टमेंट क्या करी है, इसने 18 लाख एसेट्स में डाले, 22 लाख एसेट्स में डाले, जो प्रोडक्ट वाई में कितना यूज़ होता है 40%, ठीक है, ये हो गई इसकी इन्वेस्टमेंट। और वही 2,72,800, और ध्यान रखना ये जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और ये 2,72,000 पर एनम है, पर एनम जो 40% है 2,000 यूनिट। अब मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ, ये मेरा आया 18,72,800। अब इसको चाहिए 25% का प्रॉफिट चाहिए, लो 25%, 4,68,200 आ गया। अब मैं इसको यूनिट से डिवाइड करूँगा, मेरा आ जाएगा क्या आ जाएगा, ये मेरा वो आ जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन आएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही बोल रहे हैं, ठीक है। मैंने 2,000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, बट वो पर मंथ है, इसने पर एनम लिया है, तो आपको 12 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ जाएगी 19.51, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब आपने वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल ही ली है, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के आप सेल का प्राइस निकाल लो और आपका प्राइस आ जाएगा 171, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंडिकेट करो बॉटम लाइन प्राइस एज्यूमिंग दैट इफ द प्रोडक्ट इज न्यू प्रोडक्ट
अबाउट द लॉन्च इन, अगर मार्केट में लॉन्च होने वाला है तो देखो न्यू प्रोडक्ट है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट से लेके फिक्स कॉस्ट तक ले लो। तो यहाँ पे आपकी फ़िक्स कॉस्ट इतनी आ रही थी, आपने फ़िक्स कॉस्ट निकाली ना, हाँ ठीक है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 151.6 प्लस 79.4, 231 तो बोल ही दो इसको, कम से कम 231 कितनी 151 से 231 के बीच में रहेगी, नहीं नहीं 171 से 231 के बीच में, 151 वेरिएबल कॉस्ट से ले रहा है, ठीक है। इनकेस प्रोडक्ट इज, अगर प्रोडक्ट न्यू है तो बॉटम प्राइस मेरा होगा वेरिएबल कॉस्ट से लेके फिक्स कॉस्ट तक इंक्लूड करूँगा। और अगर क्या प्रोडक्ट वेल इस्टेब्लिश है तो मैं लूँगा ही नहीं, तो मैं 151 से लेके 171 तक। तो इनकेस प्रोडक्ट इज वेल इस्टेब्लिश इन द प्रोडक्ट देन price shall be range between the cost and best price including profit, hence the range between 231 to 231 प्लस कंट्रीब्यूशन। तो मतलब 231 से लेके 250 तक वेल इस्टेब्लिश है। तो वेल इस्टेब्लिश है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनसे प्राइस भी चार्ज, मतलब मैं क्या ले रहा हूँ, मैं उनसे फिक्स कॉस्ट भी ले रहा हूँ। ओके, मैं उनसे फिक्स कॉस्ट भी ले रहा हूँ। एक बार देखता हूँ नोट्स में क्या लिखाया था उन्होंने। अगर क्या है, अगर प्रोडक्ट न्यू है, अगर प्रोडक्ट वेल इस्टेब्लिश है तो टोटल कॉस्ट रेंज होगी, टोटल कॉस्ट से लेके कंट्रीब्यूशन तक। तो टोटल कॉस्ट मेरी 231 आ रही है और कंट्रीब्यूशन कितना है 19 रुपये 51 पैसे का। तो ये 231 से 250 के बीच अगर न्यू है तो वेरिएबल कॉस्ट से लेके कितना फिक्स कॉस्ट तक 231 तक ये न्यू है, क्योंकि आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा, रिमूव कंपटीशन, बेस्ट प्राइस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। ठीक है, ओके।